हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम एनसीईआरटी के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक रेलेवेंटली टॉपिक 1 से थोड़ा छोटा रहने वाला है क्योंकि यहाँ से नॉमेनक्लेचर शुरू होगा। तो विल बी स्टार्टिंग दोज थिंग्स और उसके हिसाब से फिर विल बी ग्रेजुअली मूविंग ऑन विद द टॉपिक्स। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है, वो ये है कि यहाँ से अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर्स को आप सीखेंगे तो जो जो स्टेप्स आपको बताए जाएँ, चाहे वो अल्काइल ग्रुप हो, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो हैलोजेंस हो या किसी भी तरीके के और अप्रोच हो, उसको ध्यान से देखना है। एंड देन वी विल बी अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट इन अ फ्यूचर कमिंग टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो प्लीज़ पे अटेंशन और ध्यान से इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। प्रोसीड करते हैं हम अपने चीज़ों को आगे की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है दैट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि अगर नेचुरली आप देखोगे ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कई तरीके की हैं और वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट भी करते हैं, तो इसलिए उनका क्लासिफिकेशन मस्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देखोगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास ओपन चेन जिसको एसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं और एक साइक्लिक क्लोज चेन होते हैं, ठीक है ना। ओपन चेन का मतलब कि कार्बन की चेन इस तरीके से कुछ ओपन है एंड दे आर नॉट फॉर्म एनी किसी भी तरीके क्लोज चीज़ों को बना रहे हैं। साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज रिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जब साइक्लोमॉलिक्यूल होएगा तो मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट है जिससे ये साइक्लिक फॉर्म, दे आर फॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। अब ये साइक्लिक कई तरीके से 3 मेंबर कार्बन रिंग हो सकती है, ठीक है, 5 मेंबर कार्बन रिंग हो सकती है, 4 मेंबर कार्बन रिंग हो सकती है और इसमें एक और फॉर्म होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक चीज़ बहुत खास बात आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना उसमें वर्ड एरोमा से जुड़ा हुआ है। एरोमा का मतलब जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स अपने आसपास आप देखोगे उसमें से कुछ ना कुछ खुशबू आएगी डिफरेंट टाइप की, या कहीं ना कहीं से आपको लगेगा कि हाँ, तो वो एक तरीके के डिस्टिंग्विश फीचर बन जाता है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें खुशबू आती है थोड़ी बहुत, इसीलिए वर्ड एरोमा से वर्ड निकला हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड्स। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में रेजोनेंस का कंडीशन लगता है जो कमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब खासकर जैसे बेंजीन रिंग। एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब खासकर बेंजीन रिंग जो होते हैं उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन क्लियर होएगा। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं 2 तरीके के होते हैं, एक बेंजोनाइड्स होता है और एक नॉन बेंजोनाइड्स होता है। बेंजोनाइड का मतलब क्या होता है कि जो हम देखेंगे विल बी कमिंग दोस थिंग्स, जो हम देखेंगे कि जैसे बेंजीन रिंग है उसके ऊपर NH2 लग गया या टवलीन टाइप बन गया, बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर CH3 लग गया। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये आपको हमेशा ही बताएगा कि ये नॉन बेंजोनाइड मतलब बेंजोनाइड और उसके हिसाब से फिर नॉन बेंजोनाइड और एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अब अगर हम ए साइक्लिक की बात करें तो यहाँ पे होमोसाइक्लिक होएगा और हेटेरोसाइक्लिक होएगा। अब होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे नॉन बेंजोनाइड्स में भी हमारे पास कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आएंगे। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। जैसे सपोज करो हेटेरोसाइक्लिक की बात करते हैं, तो हेटेरोसाइक्लिक का मतलब, अच्छा ये सारे क्लासिफिकेशंस आपके आगे आने वाले हैं भी स्लाइड्स में, उसको हम डिस्कस करेंगे। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब कि जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और बीच में सल्फर लग गया कुछ इस तरीके से, ठीक है, या बीच में ऑक्सीजन लग गया, तो वो हेटेरोसाइक्लिक होगा। होमोसाइक्लिक फॉर्मेशन हमारे पास देखेंगे, होमोसाइक्लिक में हमारे पास क्या होगा, बस वो कार्बन की चेन होगी, मतलब वो कार्बन की चेन होगी, इसको ध्यान से देखेंगे, कार्बन की चेन होगी कुछ इस तरीके से, होमोसाइक्लिक होगा। हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब कि यहाँ पे तो ये थोड़ा एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब कि बस बीच में कुछ ऐसे स्पीसीज आ गए जो वैलेंसी सेटिस्फाई कर गया। तो ये इस करके इसका जो है ना ये क्लासिफिकेशंस है। अब एक एक करके उनको ना मॉलिक्यूल वाइज नाम किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं उसको थोड़ा हम देखने की कोशिश करते हैं। अब देखोगे नेक्स्ट फेज में एसाइक्लिक और हमारे पास क्या है जो एलिफेटिक, इसको बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स, ओपन चेन होते हैं। ओपन चेन का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है इथेन, कहीं से ये क्लोज्ड फॉर्म में है, नहीं है। आइसोब्यूटेन का मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, तो यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, इसको हम आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं या 2 मिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं। तो ये आइसोब्यूटेन का मतलब कि CH यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3 ऐसे करके हो गया। एसिटिक एसिड की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो गया, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये OH है, ये तुम्हारा एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। एसिटल एल्डिहाइड्स की बात करें तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है भाई, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये ग्रुप ना ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे याद करना पड़ेगा। किसी भी मॉलिक्यूल में जब ये फॉर्मेशन होएगा तो किस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर बदलेगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसको हमें देखना होगा। तो
ये जब भी हमारे पास आएगा जिसमें कोई क्लोज रिंग नहीं है, आपस में बाइंडिंग्स नहीं है, तो इसको हम एलिफेटिक फॉर्मेशन बोलते हैं या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अगर हम इसका नेक्स्ट फॉर्म देखें तो नेक्स्ट कंपाउंड में साइक्लिक क्लोज चेन रिंग होती है, ठीक है ना। ये एलाइलिक हमारे पास होता है या एलिफेटिक साइक्लिक इसको फॉर्मेशन बोलते हैं। ये क्लोज चेन है भाई, दे आर नॉट एरोमेटिक। क्लोज चेन का मतलब कि कार्बन जो है वो आपस में क्लोज रिंग बना रहा है, कार्बन आपस में क्लोज रिंग बनाना है, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन, इसको बोलते हैं हम साइक्लोप्रोपेन। देखो कार्बन की वैलेंसी हर जगह 4 की है और वो सेटिस्फाइड है, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। साइक्लोहेक्सेन हो गया, हेक्सेन का मतलब कि सब जगह सिंगल बॉन्ड से, हेक्सीन का मतलब क्या है, बीच में साइक्लोहेक्सीन का मतलब बीच में एक डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सीन बीच में एक डबल बॉन्ड है, हेक्सीन एल्कीन ग्रुप का है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है साइक्लिक कंपाउंड्स हो गया। एक हमारे पास सिमिलर है जो हेट्रोसाइक्लिक होता है। हेट्रोसाइक्लिक मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास क्या है, ये साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन बीच में एक ऑक्सीजन आ गया, टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन बोलते हैं इसको, बीच में एक ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो हेट्रो ग्रुप आ गया, अलग से कोई ग्रुप आ गया, तो इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या हो गया, आपको पता है कि सब जगह कार्बन ही अटैच्ड है, साइक्लिक फॉर्मेशन में सब जगह कार्बन ही अटैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक में बीच में ऑक्सीजन आ गया। तो इस तरह के जब भी हमारे पास ग्रुप आए तो हेट्रोसाइक्लिक का फॉर्मेशन होता है, और ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है होमोसाइक्लिक का। आई गेस सो फार क्लियर होएगा आपको, कोई डाउट तो आप देखेंगे एक बार, कमेंट जरूर कीजिएगा उसमें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, तो अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स में जब हम इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड में जब हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हकल रूल होगा, प्लेनारिटी होगी, कुछ कंडीशंस होंगी, कोई स्पीसीज अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, तो वो चीज़ दैट इज गोइंग टू कम। लेकिन अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप देखोगे तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास बेंजीन और उससे रिलेटेड कंपाउंड है तो उसको बेंजोनॉइड्स बोला जाता है। क्या बोले, दीज इंक्लूड बेंजीन्स एंड अदर रिलेटेड रिंग्स एंड कंपाउंड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोनाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोनाइड्स बोलते हैं। जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होगा, जो हम नॉन बेंजोनाइड्स का फॉर्मेशन अगर हम बात करते हैं बेंजोनाइड्स कंपाउंड का, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, सब जगह यहाँ पे बीच में एक ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, तो ये नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड है। व्हाट आर बेंजोनाइड्स कंपाउंड, कि सारा एरोमेटिक लिंक में कार्बन और उसके ऊपर स्पीशीज में कुछ NH2 लग गया। नैप्थलीन इज ऑल्सो व्हाट, बेंजोनाइड कंपाउंड्स, क्योंकि बेंजीन रिंग ही इसके साथ अटैच्ड होकर फॉर्मेशन कर रहा है। कुछ भी, अब जैसे ये हमारे पास है ना टबलीन, अगर ये बेंजीन रिंग है और ऊपर CH3 आ गया टबलीन, ये भी हमारे पास क्या है, बेंजोनाइड कंपाउंड्स है। अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये स्पीशीज आ गया, ये भी हमारे पास क्या है, बेंजोनाइड कंपाउंड्स है। लेकिन अगर नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स की बात करेंगे तो नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स में देखो कितना है, बेंजीन में 6 मेंबर रिंग्स होते हैं, नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स में देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 रिंग है, और उसमें क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है। और खास बात कि सारे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, मतलब कि 7 मेंबर रिंग है ये, 7 मेंबर रिंग है ये, 7 मेंबर रिंग है ये, एंड दे आर बिट सेटिस्फाइड। अब ये आपस में क्या, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास डबली बॉन्डेड, यहाँ पे डबली बॉन्डेड और यहाँ पे डबली, तो ये जो कंडीशन है इसको हम ट्रोपोनोम के नाम से जानते हैं। तो ये एक नॉन बेंजोनाइड है, क्योंकि क्या है, जो बेंजीन रिंग होती है वो 6 मेंबर रिंग है। नैप्थलीन में देखो तो ये भी क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो गया, इस रिंग को कंसीडर करो तो ये भी 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो दे आर नैप्थलीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स है। तो ये क्लासिफिकेशन आसान है, थोड़ा पढ़ते चले जाओ तो आपको ईजिली क्लासीफाई करने में हेल्प होगी। तो डू कंसिडर दिस थिंग्स विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पास, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक की जो जितनी भी कंडीशंस हैं वो ग्रुप, ये जो हमारे पास कंडीशन है वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर कार्बन की जगह बीच में कुछ लगा है। जैसे पेरिडिन को देखो ना, तो पेरिडिन आप देखोगे तो सब जगह हमारे पास क्या है, कार्बन है, सब जगह हमारे पास क्या कार्बन है, और बीच में क्या लग गया जी, नाइट्रोजन। बीच में क्या लग गया, नाइट्रोजन। बीच में क्या लग गया, नाइट्रोजन। सो और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो दे आर पेरिडिन,
बिकॉज दे हैव कार्बन ऑल अलोंग, सब जगह कार्बन है और बीच में एक नाइट्रोजन है। तो ये हुआ ना हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक मॉलिक्यूल, क्योंकि एरोमेटिक की कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, फुलफिल। अब देखेंगे अगर मेरे पास एक और है जी, जैसे थियोफिनिन की बात करेंगे या फ्यूरेन की बात करेंगे, तो दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइंग एरोमेटिक कंडीशंस। लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में कार्बन की जगह क्या लग गया, सल्फर लग गया, यहाँ पे कार्बन की जगह ऑक्सीजन लग गया, तो दे आर ट्रीटेड एज अ हेटेरोसाइक्लिक। अब एक वर्ड आता है हेटेरोसाइक्लिक, आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक हम देखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कार्बन साइक्लिक ग्रुप है, अगर वो एरोमेटिक की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, कार्बन साइक्लिक ग्रुप है वो एरोमेटिक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा कि बस एक हेटेरो ग्रुप, डिफरेंट एटम अटैच हो गए कार्बन की जगह पे, तो हेटेरो हो गया। अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं जी, इसको समझो पहले, व्हाट एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप आर। तो जब भी किसी भी कार्बन चेन में या कहीं पे ये फंक्शनल ग्रुप लगते हैं, तो किसी स्पीसीज के अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप, जिसके आने से, किसी भी मॉलिक्यूल में अटैच होने से उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, दे आर ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप। दिस इज द इंपॉर्टेंट अप्रोच विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हैलोजन ग्रुप हो गया, तो दे आर ट्रीटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास जैसे ये अल्कोहल ग्रुप है OH, दिस इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद से कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये भी एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइडेट ग्रुप COH, ये भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर फंक्शनल ग्रुप। और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, ईथर, एस्टर्स, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो अब देखेंगे जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप बोला गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहाँ पे। उसके बाद से एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO बोला गया। जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया तो इसको क्या लिखा गया, CHO। कंडेंस्ड फॉर्म में तो ऐसे लिख ही सकते हैं, मैं आपको ओपन फॉर्म में लिख रहा हूं। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यहां पे लगाओ, दे ऑल आर फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पे लिखा गया है कि फंक्शनल ग्रुप एन एटम और ग्रुप joined in a carbon chain which are responsible for the characteristics chemical property in a ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जैसे ये लगते हैं तो उनके जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें सर्टेन चेंजेस आते हैं, उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आई थिंक क्लियर है, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो थोड़ा सा टफ हो, इजी है। तो इसको ग्रेजुअली पन्ना पलटेंगे और जैसे जैसे बताया है उसको पढ़ते चले जाएंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दो स्टफ। अब हमारे पास देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू होता है। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, नॉमेनक्लेचर का मतलब हिंदी में है नामकरण, किसी भी मॉलिक्यूल का नामकरण। नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले मैं ना 2-3 चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पहली चीज ये है कि हमारे पास, आप देखोगे कि हमारे पास पहली चीज है कि जो भी नॉमेनक्लेचर में सिस्टम सेट हुआ कि क्या रूल होएगा, क्या रेगुलेशन होएगा, वो सेट हुआ आईपैक से। आईपैक क्या बोलता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं आईपैक। यही नॉमेनक्लेचर के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, इनको सेट करने के लिए, इनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए यही ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस IUPAC की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्या है कि इनिशियली जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डिस्कवर हुई तो लोगों को ये लगा कि कुछ हैंडफुल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, पर ग्रेजुअली जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट और साइंस आगे की तरफ बढ़ा तो देखा जाने लगा कि यहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो सर्टेन रूल सेट्स किए गए ताकि उन रूल को फॉलो करके उन जो भी मिलियंस एंड मिलियंस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर किया जाए। तो दिस वाज द मोटिव बिहाइंड IUPAC, और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा भाई। मतलब काफ़ी हद तक क्या, आजकल जहाँ पे भी आप देखोगे इन कन्वेंशंस का बड़ा बोलबाला है, और जब भी नॉमेनक्लेचर और कोई नया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डिस्कवरी होती है तो वो इनके कन्वेंशंस के हिसाब से उनको नॉमेनक्लेट किया जाता है या सेट किया जाता है। नाउ अब देखने की कोशिश करेंगे तो पहले आप देखो तो सिट्रिक एसिड, हमारे पास जो एसिटिक एसिड या जो वीक एसिड बोला जाता है, सिट्रस फूड बोला जाता था, इसलिए उसको सिट्रस फूड बोला गया क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड्स होते थे, ठीक है। उसके बाद से फॉर्मिक एसिड पाया जाता था किसमें, एंट्स में। जो लैटिन वर्ड था किसका, एंट का, उसको बोला, उसमें उसका नाम था फॉर्मिका, इसलिए उसमें जो एसिड पाया गया उसका नाम रखा गया फॉर्मिक एसिड। ऐसे करके एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि पहले हम कॉमन नेम से ही उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, उनके क्लासिफिकेशंस को, उसके अंडरस्टैंडिंग्स को रखते थे। अब देखो नॉमेनक्लेचर में कुछ रूल है। पहली चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि
एक ग्रीक सेइंग है, फेमस सेइंग है, वो क्या है? रेक्स इज लेक्स, L-E-X, रेक्स इज लेक्स, R-E-X, रेक्स इज L-E-X, लेक्स। ये रेक्स बोलता है, रेक्स का मतलब होता है किंग, किंग, K-I-N-G, किंग इज द लॉ, किंग इज द लॉ, रेक्स इज लेक्स, ग्रीक की सेइंग है किंग इज द लॉ। तो यहां पे किंग कौन है? ये जो रेक्स इज लेक्स है, इस यहां पे किंग कौन है? जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जो मैंने पहले बात की कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना भाई, वो किंग है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, दे आर किंग। और वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? नॉमेनक्लेचर्स को कैसे फ्रेम किया जाए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि एक्चुअली में जितने भी नॉमेनक्लेचर्स होंगे उसमें मैक्सिमम योगदान फंक्शनल ग्रुप का होएगा। अब वो कैसे है, किस तरीके से है, और इस सेइंग का क्या रूल होएगा, वो हम धीरे धीरे आने वाले टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। नाउ अब देखो, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपाउंड्स गिवन है, उनका कुछ कॉमन नेम गिवन है, जैसे मीथेन है हमारे पास, उसके बाद से यहाँ पे बेंजीन रहेंगे, C6H6 है, ठीक है, ऐसे करके फेमस है। आप फिल्मों में देखते हैं एक क्लोरोफॉर्म, भाई किसी को सुंघा दिया वो बेहोश हो गया, तो यहाँ पे वही है, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, इस करके। और हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड ये है। तो ये सारे के सारे कॉमन नेम्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सामने गिवन है, ठीक है। अब इसको हम अपने नॉमेनक्लेचर पे भी थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, लेकिन अब हम चलेंगे अपने IUPAC के हिसाब से चीज़ों को समझने के लिए और उसको रखने के लिए। तो हियर कम्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। अब देखो ध्यान से, जब भी हमारे पास ये नॉमेनक्लेचर होएगा तो देखो ध्यान से, हम हमेशा 3-4 वर्ड्स को दिमाग में रखेंगे और उसी के हिसाब से रखेंगे। पहली चीज होगी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होगा जो पहले फिक्स हो जाता है, फिर प्लस रूट वर्ड्स और फिर आएगा सफिक्स। क्या आएगा? सफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले फिक्स हो गया और सफिक्स जो बाद में फिक्स हो गया। तो प्रीफिक्स में जनरली हमारे पास ये जो ब्रांचिंग होती है इसको हम अल्काइल ग्रुप्स बोलते हैं, और कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो सुपर प्रियोरिटीज में आते हैं, जैसे ये ब्रोमीनोमिन। साइक्लोमोलिक्यूल्स, जैसे हमारे पास अल्काइल ग्रुप आ जाता है, ALKYL, अल्काइल GROUP, अल्काइल ग्रुप आ गया। या हमारे पास वर्ड CYCLO, साइक्लो आ गया। या कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जैसे कि नाइट्रो NO2 ग्रुप आ गया, जैसे ब्रोमो BRO, ब्रोमो BROMO, ब्रोमो ग्रुप आ गया, क्लोरो CHLORO। तो ये प्रीफिक्स में आते हैं। रूट वर्ड्स में ना हमेशा जी पैरेंट चेन आता है। क्या आता है? पैरेंट चेन। अब पैरेंट चेन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पैरेंट चेन? तो पैरेंट चेन का मतलब जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन पॉसिबल है ना उस पूरे नॉमेनक्लेचर में, उस पूरे मॉलिक्यूल में जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन है ना, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? पैरेंट चेन। उसी को रूट वर्ड में हम लेते हैं। और सफिक्स में ना, सफिक्स में हमेशा फंक्शनल ग्रुप आते हैं, एक्सक्लूडिंग दिस ब्रोमो, क्लोरो, ये लिखा हुआ है, दिस इज ग्रेजुअली गोइंग टू कम। आप कंफ्यूज मत होना कि सर ब्रोमो को आपने यहाँ पे प्रीफिक्स क्यों ले लिया, इन स्पाइट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसको आपको प्रीफिक्स में लेना होता है, जैसे ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो मैंने आपको बताया। बट मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है यहाँ पे ये है, ये सफिक्स में आता है। ये क्या है? जैसे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ये हमेशा किस में आते हैं? सफिक्स में आते हैं। तो जब भी हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे ना भाई, तो ये 3 वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है, कि आप किसको प्रीफिक्स में रखने वाले हो, किसको रूट वर्ड्स में रखने वाले हो, और किसको सफिक्स में रखने वाले हो। तो अब किसी भी मॉलिक्यूल को देखो तो आइडेंटिफाई करो कि भाई अल्काइल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, पैरेंट चेन कौन सा है। यहाँ पे एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन ये भी होगा भाई। ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन ये भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज और है, जब ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन होगा तो ये एक ब्रांच छूट गई ना भाई, कार्बन की एक ब्रांच छूट गई, क्योंकि अगर लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन में लोगे, इसको लोगे 1 2 3 4 5 6, तो फिर ये ब्रांच छूट जाएगी। मतलब दोनों केस में कहीं ना कहीं एक जो CH3 है वो क्या होगा? लटका ही रहेगा, वो छूट ही जाएगा। समझ रहे हो आप? मतलब आप इसको कंसीडर करो ना भाई कि 1 2 3 4 5 6 लोगे, तो ये ले लिया क्योंकि लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन लेना। क्या लेना? रूट वर्ड में जो पैरेंट चेन होगा वो क्या होगा? लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन अगर लोगे तो ये छूट जाएगा। तो इसको हम हमेशा क्या बोलेंगे? ब्रांचिंग या अल्काइल ग्रुप, या क्या बोलेंगे? अल्काइल, ALKYL, अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना।
और बाकी रेस्ट जो भी स्पीसीज है दे आर ट्रीटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन ग्रुप है। तो देखेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या बोलता है ये कि सिस्टमेटिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली डिराइव्ड बाय आइडेंटिफाइंग द पैरेंट हाइड्रोकार्बन एंड द फंक्शनल ग्रुप्स अटैच टू इट। तो पैरेंट कार्बन चेन आइडेंटिफाई किया, इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच आइडेंटिफाई किया एंड अल्काइल ग्रुप अटैच किया, ठीक है। बाय फर्दर यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, जो पहले फिक्स होता है वो प्रीफिक्स हो गया, जो बाद में फिक्स होता है वो क्या हो गया, सफिक्सेस हो गया, ठीक है। एंड पैरेंट चेन कैन बी मॉडिफाइड टू ऑब्टेन द एक्चुअल नेम। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ओनली कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स इन टर्म्स ऑफ सैचुरेटेड इफ दे कंटेन अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन आईपैक कन्वेंशंस तो इसको हम एल्केन बोलेंगे, ठीक है। और अगर अनसैचुरेटेड रहेगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो वह एल्कीन रहेगा। मतलब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, what is the sense of this last line। होमोलोगस सीरीज, अगर कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड होगा तो ये क्या होगा, ALKANE, एल्केन होगा, ठीक है ना। उसके बाद से अगर कार्बन कार्बन कहीं बीच में, कहीं कार्बन के पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड हो गया तो ये एल्कीन, ALKENE, एल्कीन हो गया। क्या हो गया, एल्कीन। और कहीं भी कार्बन के पैरेंट चेन में अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड आया, कोई भी किसी भी पैरेंट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, तो ये अल्काइन होगा, ALKYNE। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग दिस टर्म। जो भी नॉमेनक्लेचर में आपको बातें पढ़ाई जाए, दिस इज वेरी टर्म्स ऑफ रेलेवेंस और थोड़ी इंपॉर्टेंस, इसको हम ध्यान से सोच के समझ के ही लिखेंगे। क्या हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल चेन है तो दे आर एल्केन, अगर कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, ठीक है ना, उस पूरे चेन में। तो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल फॉर कि ये है क्या, कैसे है और किस तरीके से इसको यूज करना है हमें। तो आई थिंक वी मेड अवर पॉइंट क्लियर ऑन दिस वेरी पेज। तो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज में अब देखो ध्यान से, जो स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन है उसको हम कैसे यूज करते हैं अपने नॉमेनक्लेचर में। तो अगर सपोज करो कि कोई कार्बन नंबर 1 है तो उसको हम बोलेंगे मिथ, METH, मिथ। क्या बोलेंगे, मिथ। और उसमें कार्बन नंबर, अगर 2 कार्बन की चेन है, अगर 1 कार्बन की चेन है तो वो मीथेन हो जाएगा, मिथ होएगा। अगर 2 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, इथ, ETH, इथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथ हो जाएगा। अगर 3 कार्बन की चेन है तो वो क्या हो जाएगा, प्रोप, PROP, प्रोप। अगर 4 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, तो ब्यूट हो जाएगा। अगर 5 कार्बन की चेन है तो हो जाएगा पेंट, और अगर 6 कार्बन की चेन है तो वो हो जाएगा हेक्स। अगर 7 कार्बन की चेन है तो हो जाएगा हेप्ट और सेप्ट। क्या हो जाएगा, अगर वो यहाँ पे भी हेप्ट लिखा हुआ है लेकिन हेप्ट और सेप्ट क्या हो जाएगा, हेप्ट, HEPT, हेप्ट, और फिर सेप्ट, SEPT, सेप्ट, हेप्ट और सेप्ट। अगर 8 कार्बन की चेन है तो उसको ऑक्ट बोलेंगे, 9 कार्बन की चेन है तो नॉन बोलेंगे, और 10 कार्बन की चेन है तो डेक, DEC, डेक बोलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास वो सारी चीज़ें, 10 कार्बन डेक, 20 कार्बन को 30 कार्बन को ये मेंशन किया हुआ है, हम इसको देख लेंगे। पर मोस्ट ऑफ द नॉमेनक्लेचर्स, इवन कॉम्पिटिशन्स में भी हमारे पास ये 10 कार्बन एटम से ना काम चल जाता है। अगर कंपटीशन में भी देखेंगे तो हमारे पास 10 कार्बन एटम से काम चल जाता है। इस चीज़ को हमें ध्यान से मेंशन करना है और समझना है, ठीक है। अब इसमें एल्केन, एल्कीन, अल्काइन कैसे यूज़ होगा और किस तरीके से इसके फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और क्या होएगा, what are the rules and regulations which we have to follow, this is going to come in a next video in our next NCERT line by line series. Again really very thankful for watching this video and giving your precious time, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सम अप कीजिएगा और ग्रेजुअली ऐसे ही देखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।